नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हिंदू अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। प्रीवियस वीडियो में हमने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में क्लियरिटी ले ली थी, उसकी एक्टिविटी के बारे में हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया था, फिजियोलॉजी के बारे में। इस वीडियो में हम ड्रग्स के बारे में बात करेंगे जो कि हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक सिस्टम पे एक्ट करवाते हैं बेसिकली, और उनके यूजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमें पता होना चाहिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी। प्रीवियस वीडियो में कवर किया है, इस वीडियो में क्विकली बता देता हूँ कि आपकी बॉडी में जो रेस्टिंग पोजीशन होती है उस दौरान जो भी आपकी बॉडी में एक्टिविटी होती है वो सारी चीजें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम करवाता है। जिसमें से कि हमारे पास जीआईटी में सिक्रीशंस होगी, एसिड सिक्रीशंस होगी, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशंस होगी, वो सारी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम करवाता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में दो तरीके के मेजर रिसेप्टर्स होते हैं, मस्करैनिक और निकोटिनिक। और यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइल कोलिन एक मेजर न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एसिटाइल कोलिन। अभी किस तरीके से बनता है, हमने पहले इस चीज के बारे में हमें डिस्कस करना अति आवश्यक है, तो ध्यान से सुनिएगा इस बारे में। हमारे पास हमारे जो ह्यूमन सेल्स है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है जिसको हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि इट इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि होती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कई सारे मेटाबॉलिक पाथवेज चलते हैं, जिसमें से एक हमारे पास पाथवे या फिर साइकिल होती है टीसीए साइकिल। कौन सी साइकिल होती है? टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल के एज ऑफ द प्रोडक्ट हमें एसिटाइल कोए मिलता है। क्या मिलता है? एसिटाइल कोए। ठीक है, तो एसिटाइल कोए यहाँ से मिल रहा है, कहाँ से? आपको माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? एसिटाइल प्लस को एंजाइम ए। अब जब एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोए एंड और किसके साथ मिलता है? एक मॉलिक्यूल कोलिन के साथ मिल जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिटाइल कोलिन में। किस में कन्वर्ट हो जाए? एसिटाइल कोलिन में। यहाँ पर जो मैंने कोलिन लिखा है, इसकी प्रोडक्शन कहाँ से होती है अभी फर्दर वीडियो में आपको पता लग जाएगा। जैसे ही हमारे पास एसिटाइल कोलिन बनता है, ये आपकी न्यूरोनल एंडिंग्स में जाकर वहां पे साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? साइनेप्टिक वेसिकल्स। वहां पे आपके एसिटाइल कोलिन स्टोर हो जाते हैं। क्या स्टोर हो जाते हैं? एसिटाइल कोलिन यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। जब भी कोई सिग्नल आएगा, वो इस साइनेप्टिक वेसिकल्स को रप्चर करके हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको साइनेप्स में पहुंचा देंगे। कहाँ पे पहुंचा देंगे? साइनेप्स में। और यहाँ पे आपके पास या तो इफेक्टर ऑर्गन हो सकती है या फिर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन हो सकता है। अगर इफेक्टर ऑर्गन हुई तो वहां पे मस्करेनिक या फिर निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होगी। अब ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम है ACHE, एंटीकोलिन एस्टरेज। क्या है? ACHE, जिसका नाम है एंटीकोलिन एस्टरेज या फिर कोलिन एस्टरेज एंजाइम, जो कि एसिटाइल कोलिन के डिग्रेडेशन में मदद करती है। अब इंपॉर्टेंट चीज आपने यहाँ पे ये समझनी है कि जब ACHE, देखिए ये था आपका एसिटाइल कोलिन, जब एंजाइम कोलिन एस्टरेज, कौन सी एंजाइम? कोलिन एस्टरेज की मदद से क्या हुआ? इसका ब्रेकडाउन हुआ, और ब्रेकडाउन होते ही किसमें हमें क्या क्या मिला? हमें मिला कोलिन के मॉलिक्यूल्स मिले। क्या मिले? कोलिन के मॉलिक्यूल्स प्लस एसीटेट के मॉलिक्यूल्स। क्या मिले? प्लस एसीटेट। तो ये जो हमारे पास कोलिन था, मैंने आपको अभी बताया था कि कोलिन कहां से आ रहा है, ये वापस से रीअपटेक हो जाता है आपके एसिटाइल कोलिन की प्रोडक्शन में। और यही जो प्रोसेस होता है, डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन इनटू कोलिन प्लस एसीटेट, इसे ही हम रेट लिमिटिंग स्टेप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट लिमिटिंग स्टेप। रेट रेट लिमिटिंग स्टेप पर्टिकुलर प्रोसेस का वो स्टेप होता है जो कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन में या फिर प्रोसेस में उसका पूरा एक तरीके से आपको टाइम ड्यूरेशन उसी चीज पे डिपेंड रहती है। सो आई होप आपको यहाँ पे ये ट्रांसमिशन और प्रोडक्शन इजीली क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है वो है कि ड्रग्स कहाँ कहाँ पे एक्ट करेगी। हम ड्रग्स का यूज करेंगे तो ड्रग्स कहाँ कहाँ पे एक्ट करेगी। सबसे पहले तो अगर हम बात करें मस्करैनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स पर, क्या होगी? मस्करैनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स पर जाके एक एगोनिस्ट एक्शन देगी। हम माइमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो माइमेटिक्स हमेशा एक तरीके से एगोनिस्ट एक्शन देती है। तो मतलब कि जो रिसेप्टर पे काम होना होगा वही काम वहां पे रिसेप्टर पे किया जाएगा, रिसेप्टर की एक्टिवेशन की जाएगी। अब और क्या क्या हो सकता है? अगर आपके पास सॉरी, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी बढ़ रही है तो उसके लिए भी हमारे पास ड्रग्स होती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पास मस्करैनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर के जो एगोनिस्ट ड्रग्स है वो कौन कौन सी है और किस किस तरीके से अपना एक्शन देती है, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी थी वो सारी चीजें, माइमेटिक है तो फार्माकोलॉजिकल सॉरी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की, वही सारी चीजें होगी। अब हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में थोड़ा सा समझना है। कोलिनर्जिक ड्रग्स में हमारे पास सब दो क्लासेस में डिवाइड होती है। सबसे पहली क्लास है मेरे पास डायरेक्ट एक्टिंग। कौन सी है? डायरेक्ट एक्टिंग, जो कि अपना एक्शन डायरेक्ट एसिटाइल कोलिन की जगह रख देते हैं। मतलब एसिटाइल कोलिन का अगर कंटेंट कम हो गया है तो हम आर्टिफिशियली एसिटाइल कोलिन को लेकर उसका कंटेंट बढ़ा सकते हैं। जिसमें आपको ट्रिक दो तरीके से हमारे पास ड्रग्स डिवाइडर रहती है। सबसे पहली होगी आपकी कोलिन एस्टर्स। कौन सी हो गई? कोलिन एस्टर्स। और सेकंड पे हो गई आपके एल्केलॉइड्स। कौन से हो गए? एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स जो कि प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रहते हैं। अब कोलिन एस्टर्स में हमारे पास सिंपल सी एक ट्रिक है, मैक बी। मैक बी, बस आपने और कोई चीज याद नहीं करनी है, मैक बी याद करना है। मैक के एम से मिथेनोकोल, मिथाकोलिन, सॉरी, एम के एम से मिथा
कोलिन, ए से एसिटाइल कोलिन, आर्टिफिशियल एसिटाइल कोलिन, सी से आपका हो गया कार्बाकोल, कार्बाकोल, और बी से हो गया आपका बिथैनोकोल। क्या हो गई आपकी? बिथैनोकोल। सो आई होप आपको ये सारी चीजें याद हो गई होगी। और एल्केलॉइड में आपने ट्रिक याद करनी है मैप, MAP, जो कि है मस्करेन, मस्करेन, एरोकोलिन, एरोकोलिन और पीलोकार्पिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीलोकार्पिन ड्रग। अब इनके बारे में हम जरा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्कस करना काफी इंपॉर्टेंट है इन पर्टिकुलर ड्रग्स से रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो यहीं से पूछे जाते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कोलिन एस्टर्स में, किसकी बात करते हैं हम यहाँ पे? कोलिन एस्टर्स में। तो कोलिन एस्टर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास ड्रग आ जाती है सबसे पहले मिथाकोलिन। मिथाकोलिन जो हमारे पास ड्रग है वो M2 रिसेप्टर पे एगोनिस्ट एक्शन देती है, और M2 रिसेप्टर आपका हार्ट पे प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है? हार्ट पे। और इसका एक्शन कौन सा है हमारे पास? मिथाकोलिन। तो यहाँ पे मैं साथ में कर देता हूँ M2, ताकि आपको नोट्स लेने में आसानी रहे। सो हार्ट पे इसका किस तरीके का एक्शन होगा कि ये हार्ट बीट को स्लो डाउन करेगा, ब्रैडीकार्डिया को प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? ब्रैडीकार्डिया को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हार्ट कंडक्शन क्या हो रही है यहाँ पे? स्लो हो रही है। नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, नेगेटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट एंड नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या होता है? हार्ट कंडक्शन या फिर हार्ट की जो एक्टिविटी है वो डिप्रेस हो जाती है, तो ब्रैडीकार्डिया प्रोड्यूस करेगा। ये हम माइमेटिक्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कार्बाकोल की, सो यहाँ पे अब नेक्स्ट बात करते हैं कार्बाकोल। कार्बाकोल, कार्बाकोल आपका बेसिकली जो इसका एक्शन है वो दोनों निकोटिनिक और मस्करेनिक रिसेप्टर दोनों पे रहता है। एक तरीके से स्मूथिंग एक्शन यहाँ पे देती है, रिलैक्सिंग एक्शन यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम बिथैनोकोल की, किसकी? बिथैनोकोल की। बिथैनोकोल आपकी यूरिनरी रिटेंशन को ट्रीट करने में यूज होती है। कौन सी ट्रीटमेंट, किसको यूज करने में ट्रीट होती है? इंक्रीज्ड यूरिनेशन या फिर यूरिनरी रिटेंशन को ट्रीट करने में मदद करती है, क्योंकि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो आपकी बॉडी में क्या करता है? जो आपके ब्लैडर की मसल्स होती है, स्फिंक्टर टोन मसल्स होती है, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करता है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वहां पे यूरिनेशन जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करें एसिटाइल कोलिन की, तो एसिटाइल कोलिन नहीं हम बिल्कुल भी या फिर बहुत ही कम हम यूज करते हैं क्लिनिकली, बिकॉज इट हैज एडवर्स इफेक्ट्स बहुत होते हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज यहाँ पे एंटीकोलिनेस्टरेज जो एंजाइम है वो इसे मेटाबोलाइज करने के लिए तैयार बैठी होती है। कोलिनेस्टरेज में हमारे पास क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं एल्केलॉइड्स में। एल्केलॉइड में सबसे इंपॉर्टेंट जो की है, सबसे पहले मस्करैन की बात करते हैं। मस्करैन जो है आपका एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है मशरूम पॉइजनिंग में। किसमें? मशरूम पॉइजनिंग में कौन सा इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपका? मस्करैन। और मस्करैन जो है उसकी अगर मशरूम पॉइजनिंग हो जाए तो उसके लिए एंटीडोट है आपके पास थायोटिक एसिड। कौन सा एसिड? थायोटिक एसिड। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एंटीडोट से और पॉइजनिंग से। इस चैप्टर में पॉइजनिंग से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कृपा करके उन क्वेश्चंस को ध्यान से अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास पीलोकार्पिन ड्रग आ जाती है। कौन सी ड्रग आ जाती है अब हमारे पास? पीलोकार्पिन ड्रग। पीलोकार्पिन जो हमारे पास ड्रग है ये एक पोटेंट, इट इज एन पोटेंट मायोटिक एजेंट। इट इज एन पोटेंट मायोटिक एजेंट। बहुत ही वाइड रेंज में पीलोकार्पिन का यूज होता है टू प्रोड्यूस मायोसिस। इंट्राओक्युलर प्रेशर को कम करने में यूज करती है, और हमारे पीलोकार्पिन ज्यादातर केसेस में किसमें? M3 रिसेप्टर पर एक्ट करती है। कहां पे एक्ट करेगी? M3 रिसेप्टर पे। रिसेप्टर के लिए ट्रिक हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी है, तो आप वहां जाके देख सकते हो बेसिकली। और जो हमारे पास पीलोकार्पिन है वो ग्लोकोमा में की ट्रीटमेंट में यूज होती है। किसकी ट्रीटमेंट में यूज होती है? ग्लोकोमा की ट्रीटमेंट में। ग्लोकोमा ऐसी कंडीशन होती है जब आपकी आईज में इंटरऑक्युलर प्रेशर जो है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। और कौन से फॉर्म में दी जाती है? ये जो NDDS में हमारे पास नए फॉर्म्स है ऑक्यूसर्ट्स, जो कि आईज में इंसर्ट होते हैं, उनमें दी जाती है। 2018 और 2014 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। 14 और 18 में पिलोकार्पिन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया, और कई सारे फार्मास्यूटिकल एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो डायरेक्ट एक्टिंग यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग वो ड्रग जो डायरेक्टली एसिटाइलकोलिन का ही काम कर रही है यहाँ पे। अब बात जो कि डायरेक्टली रिसेप्टर पर काम कर रही है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग, और इनडायरेक्टली एक्टिंग को थोड़ा सा ध्यान से कृपा करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ समझिएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो इनडायरेक्ट एक्टिंग से ही पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इनडायरेक्ट एक्टिंग में, तो हमारे पास एंटीकोलिनेस्टरेज होगी। कौन सी होगी? एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग। मैं पहले लिख लेता हूं इनडायरेक्ट एक्टिंग। जितनी भी आपकी इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग होगी वो सारी कोलिनेस्टरेज एंजाइम को रोकेगी, ताकि एसिटाइल कोलिन की डिग्रेडेशन ना हो। इसलिए तो प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट एक्टिंग में हम एसिटाइल कोलिन नहीं देते हैं, क्योंकि कोलिनेस्टरेज एंजाइम वहां पे प्रेजेंट है एसिटाइल कोलिन की डिग्रेडेशन को करने के लिए। अगर हम बात करें इरिवर्सिबल की, तो इनडायरेक्ट की, तो इनडायरेक्ट दो प्रोपोर्शंस में डिवाइडेड रहती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? रिवर्सिबल की बात करते हैं। सबसे पहले हम रिवर्सिबल के बारे में बात कर लेते हैं। रिवर्सिबल के केस में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स आ जाती है, और कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चंस भी यहां से बनते हैं। रिवर्सिबल दो तरीके से हो सकती है, लिपिड सॉल्युबल, और दूसरी तरीके से हो गई आपकी वाटर सॉल्युबल। कौन सी सॉल्युबल? लिपिड और वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। सबसे पहले अगर हम बात करें लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स की, तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, डॉक्टर जी पैट।
डॉक्टर जी पैट। और इनमें हमारे पास ड्रग्स आ जाती है डी फॉर डोनेपेजिल, डोनेपेजिल, आर फॉर रीवास्टिग्मीन, रीवास्टिग्मीन, जी फॉर गैलेंटामीन, गैलेंटामीन, टी फॉर फाइसोस्टिग्मिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है यहाँ पे फाइसोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन में कंपैरिजन में क्वेश्चंस हमेशा पूछे जा चुके हैं। ए फॉर ए से आपकी कोई भी यहाँ पे ड्रग नहीं है, ये बस आपको पूरी ट्रिक को याद करने के लिए है। और टी से आ गई आपकी टैकरीन। कौन सी ड्रग आ गई आपकी? टैकरीन। अगर हम बात करें सबसे पहले लिपिड सॉल्युबल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लिपिड सॉल्युबल में जो हमारे पास ड्रग्स है बेसिकली ये टर्शरी अमाइन ड्रग्स होती है। लिपिड सॉल्युबल की जो ड्रग्स है वो सारी टर्शरी अमाइन ड्रग्स है। कौन सी है? टर्शरी NH2 ड्रग्स, मतलब टर्शरी अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जो फाइसोस्टिग्मिन आपकी यहाँ पे ड्रग है जिसे हम एसिरिन भी बोलते हैं, वो फाइसोस्टिग्मा वेनेनोसियम से मिलती है, लिपिड सॉल्युबल है, टर्शरी डेरिवेटिव है और ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट में भी बहुत ही ज्यादा यूज होती है। फाइसोस्टिग्मिन ग्लाउकोमा की ट्रीटमेंट में भी यूज की जाती है। पिलोकार्पिन हो गई डायरेक्ट से और इनडायरेक्ट से हो गई आपकी फाइसोस्टिग्मिन। फाइसोस्टिग्मिन एक इंपॉर्टेंट ड्रग इसलिए बन जाती है बिकॉज ये नेचुरली अकरिंग है। कौन सी है ये? फाइसोस्टिग्मिन नेचुरली अकरिंग है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लिपिड सॉल्युबल है, तो ओरली भी दे सकते हैं, कॉर्नियल मेम्ब्रेन पे भी दे सकते हैं, ट्रिपल बी को भी क्रॉस कर सकती है और साथ के साथ जीआई मेम्ब्रेन को भी आसानी से क्रॉस आउट कर सकती है। रुबेरिसिन इस फाइसोस्टिग्मिन का एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है जहां से 2017 में कोग्नोसी से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रुबेरिसिन इज द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ फाइसोस्टिग्मिन। अगर हम बात करें डोनेपेजिल, रिवास्टिग्मिन और गैलेंटामिन और टैक्रिन, इन सब का यूज हम DRGT का यूज अल्जाइमर्स की ट्रीटमेंट में होता है। अल्जाइमर्स ऐसी कंडीशन होती है जहां पे इंडिविजुअल बातें भूलने लग जाता है, एपिसोड्स आते हैं, बेसिकली मेमोरी लॉस के छोटे छोटे एपिसोड्स आते हैं और उनमें से भी टैक्रिन का यूज अब बैन हो चुका है क्योंकि टैक्रिन एक हाईली हिपैटोटॉक्सिक ड्रग है। तो टैक्रिन का यूज अब हम अल्जाइमर्स में नहीं करते हैं, सिर्फ डोनेपेजिल, रिवास्टिग्मिन और गैलेंटामिन का यूज करते हैं। फाइसोस्टिग्मिन से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एट्रोपिन पॉइजनिंग, एट्रोपिन धतूरा स्टार्मोनियम या फिर एट्रोपा बेलाडोना की जब पॉइजनिंग हो जाती है तो कौन सी ड्रग दी जाती है? एट्रोपिन की पॉइजनिंग में हम फाइसोस्टिग्मिन का यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है। अगर आप फार्मासिस्ट या फिर DI के पेपर की बात कर रहे हो तो एंटीडोट से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास लिपिड सॉल्युबल हो गई है, अब हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल की। तो वाटर सॉल्युबल में हमारे पास NPE से आप इसको डिनोट कर सकते हो या फिर ट्रिक है NPE जो कि रहती है नियोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइरिडोस्टिग्मिन और एंड्रोफोनियम। एंड्रोफोनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से, पाइरिडोस्टिग्मिन। देखिए नियोस्टिग्मिन आपकी एक तरीके से कौन सी ड्रग हो गई यहाँ पे? वाटर सॉल्युबल। तो ये ना ट्रिपल बी को क्रॉस कर सकती है, ना ही ये ड्रग हम यूज कर सकते हैं किसी भी और ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन जो नियोस्टिग्मिन है उसका कई हद तक हम इंजेक्शन के केस में यूज कर सकते हैं और माइस्थेनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट में यूज होता है। किसकी ट्रीटमेंट में यूज होता है नियोस्टिग्मिन का? MG, जो कि है माइस्थेनिया ग्रेविस। आप यहाँ पे अपनी नोटबुक्स में भी लिख सकते हो। साथ के साथ एड्रोफोनियम हम कॉलिनर्जिक क्राइसिस में भी दे सकते हैं, जब एक इंडिविजुअल की बॉडी में हमारे पास कॉलिनर्जिक सिस्टम की कंप्लीट डिग्रेडेशन शुरू हो चुकी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि एंड्रोफोनियम, हमारा जो एंड्रोफोनियम है वो माइस्थेनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस में यूज होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस आउट किया है कि हमारे पास अगर एक पर्टिकुलर ड्रग हम ले रहे हैं तो उसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, ट्रीटमेंट में और डायग्नोसिस में भी। तो एंड्रोफोनियम जो है आपकी बेसिकली हमारे पास माइस्थेनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस में भी यूज की जाती है। डी से डायग्नोसिस। देखिए माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए दो तरीके के टेस्ट होते हैं हमारे पास, प्रोवो एक्टिव टेस्ट एंड नॉर्मल टेस्ट। जो हमारे पास प्रोवो एक्टिव टेस्ट है, कौन से टेस्ट है हमारे पास यहाँ पे? प्रोवो एक्टिव टेस्ट है, हम उसमें डी टर्बोक्यूरारिन को यूज करते हैं। डी टर्बो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है, डी टर्बोक्यूरारिन का यूज होता है प्रोवो एक्टिव टेस्ट में। और हमारे पास एमिलोरेटिव टेस्ट या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम यूज करते हैं एड्रोफोनियम को। तो ये पॉइंट आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइरिडोस्टिग्मिन की, इसका भी कई हद तक जो हमारे पास वाटर सॉल्युबल ड्रग्स है इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स, इनकी ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। अल्जाइमर एक तरीके का हमारे पास अगर मैं बात करूं न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर भी होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि नियोस्टिग्मिन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आता है कि नियोस्टिग्मिन एट्रोपिन के साथ कॉम्बिनेशन पे देके हम कोबरा बाइट की पॉइजनिंग को ट्रीट कर सकते हैं। एट्रोपिन प्लस नियोस्टिग्मिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कोबरा बाइट पॉइजनिंग। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एट्रोपिन पॉइजनिंग इज फाइसोस्टिग्मिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मशरूम पॉइजनिंग इज थायोटिक एसिड। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं, तो आप अपनी नोटबुक्स में इन्हें नोट डाउन जरूर करिएगा।
साथ के साथ जो नियोस्टिग्मिन है, अगर हम बात करें क्यूरेर क्लास की जो ड्रग्स है, जैसे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट जो हमारे पास ड्रग्स होती है क्यूरेर क्लास की, मेनली जैसे डी टर्बोक्यूरारिन हो गई, इन ड्रग्स की अगर हमारे पास इम्प्लांट से रिलेटेड हमारे पास पॉइजनिंग हो जाती है, हम तो सिर्फ और सिर्फ नियोस्टिग्मिन देते हैं। नियोस्टिग्मिन अगर अकेले यूज कर रहे हो तो क्यूरेर पॉइजनिंग में भी यूज कर सकते हो, एट्रोपिन के साथ यूज कर रहे हो तो आप कोबरा बाइट की पॉइजनिंग में भी यूज कर सकते हो। फाइसोस्टिग्मिन हो गया आपका एट्रोपिन की पॉइजनिंग में। कंफ्यूज वाली चीजें नहीं है यहाँ पे, आपको सिंपल बता रहा हूँ, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो सके। सो हमारे पास अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे पास इनडायरेक्टली एक्टिंग जो रिवर्सिबल है, तो ये सारे हमारे पास कौन से एक्शंस हो गए, रिवर्सिबल ड्रग्स हो गई। कैसी ड्रग्स हो गई, ये सारी हमारे पास रिवर्सिबल ड्रग्स हो चुकी है। अब थोड़ा सा इरिवर्सिबल के बारे में बात करते हैं। इरिवर्सिबल क्लास में हमारे पास ज्यादातर ड्रग्स जो है उनका क्लिनिकल यूज बहुत ही कम रहता है, ज्यादातर ड्रग्स का जो क्लिनिकल यूज है वो काफी कम रहता है। तो चलिए देखते हैं इरिवर्सिबल के बारे में। जो सेकेंड हमारे पास है इरिवर्सिबल ड्रग्स। इरिवर्सिबल ड्रग्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास दो कैटेगरीज में डिवाइडेड रहती है। सबसे पहली कैटेगरी है हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। और अगर वहीं पे हम दूसरी बात करें तो दूसरी हमारे पास कैटेगरी आ जाती है कार्बामेट्स की। किसकी, कार्बामेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। सबसे पहले अगर मैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की बात करूं तो ऑर्गेनोफॉस्फेट में सिर्फ एक ड्रग है जिसका क्लिनिकल यूज होता है, बाकी सारी ड्रग्स का क्लिनिकल यूज वर्जित है, क्योंकि ज्यादातर जो ड्रग्स है वो एज अ डीडीटी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या फिर नर्व गैस की तरह यूज की जाती है। उनमें से हमारे पास सबसे पहले जो मैं क्लिनिकली यूज होने वाली ड्रग है वो है एकोथियोफॉस्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इरिवर्सिबल इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग is used clinically, और which of the organophosphate drug is used clinically, तो वो इकलौती ड्रग है एकोथियोफॉस्फेट। नेक्स्ट बात करें तो इनका यूज एज अ नर्व गैस भी होता है, नर्व गैस की तरह। और नर्व गैस में हमारे पास एसएसटी से आप याद कर सकते हो, एसएसटी, सैबन, सोमन एंड टैबुन, ये हमारी ड्रग्स है जो कि एज अ नर्व गैस यूज होती है। और साथ के साथ साथ जो इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का यूज होता है, जिन ड्रग्स का इंसेक्टिसाइड का यूज होता है, तो वो आप डी डी से याद कर सकते हो, डीडीआई से, डाइएजॉक्साइड, डाइएजॉक्साइड एंड डिस्फेलोस इंसेक्टिसाइड्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स है हमारे पास, एकोथियोफॉस्फेट, सैबन, सोमन, टैबुन और डाइएजॉक्साइड, डिस्फेलोस एंड इंसेक्टिसाइड। सो ये यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली क्लिनिकली यूज्ड ऑर्गेनोफॉस्फेट ड्रग, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज अ नर्व गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर हम बात करें कार्बामेट्स की, तो कार्बामेट्स को याद करने के लिए सिंपल सी ट्रिक है कैप, जिसमें आपके आ जाते हैं कार्बेरिल। नेक्स्ट आ जाती है आपकी प्रोपोक्सर, जिसको आप बेगॉन से भी याद कर सकते हो, मतलब सॉरी बेगॉन इसका एक डेरिवेटिव है। और हो गया आपकी एलडी का, कौन सी होगी आपकी, एलडी का। सो ये कुछ ड्रग्स थी हमारे पास जो कि यूज हो रही है एज एन इनडायरेक्टली और इरिवर्सिबल एक्टिंग है। इरिवर्सिबल बहुत ही कम यूज होती है, बिकॉज इरिवर्सिबल एक तो लिपिड सॉल्युबल भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है कि एकोथियोफॉस्फेट है वो है, और अगर इन ड्रग्स को यूज करने की वजह से हमारे पास मेनली ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में भी हम किसका यूज करते हैं, एट्रोपिन का यूज करते हैं, धतूरा स्टारमोनियम का, एट्रोपिन का ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में भी यूज किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो इरिवर्सिबल एक्टिंग है ये किस तरीके की इनिबिशन कर रही है एंजाइम की, ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन करती है। कैसी इनिबिशन करती है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन करती है हमारे पास पर्टिकुलर एंजाइम्स की, बेसिकली अगर हम बात करें ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की। सो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें रिलेटेड टू दी पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स क्लियर आउट हो गया होगा। अब थोड़े से यूजेस के बारे में एक तरीके से लिख देते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो सके। तो यूजेस में हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करें यूजेस, तो हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक का यूज अल्जाइमर्स में भी हो सकता है, अल्जाइमर्स की ट्रीटमेंट में भी यूज हो सकता है, एक तरीके का न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है। सेकंड अगर बात करें तो हम बात कर सकते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस की, किसकी, माइस्थेनिया ग्रेविस की, उसमें भी यूज होता है आपके पास। नेक्स्ट है आपका माइड्रियाटिक कंडीशन में भी यूज होता है, जब यहाँ पे प्यूपिल की एक्सेस डायलेशन हो जाती है, माइड्रियाटिक कंडीशन, पिलोकार्पिन का यूज होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे पास ग्लाउकोमा का केस भी है, ग्लाउकोमा के केस में भी हम यूज कर सकते हैं इन ड्रग्स को। नेक्स्ट अगर हम बात करें और कौन कौन सी ड्रग्स है, बेसिकली ओपन एंगल, क्लोज एंगल दोनों में यूज होती है। साथ के साथ हम इसको कोलिनर्जिक क्राइसिस में भी यूज कर सकते हैं, कोलिनर्जिक क्राइसिस। सो यहाँ पे हम एक चीज ये देखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे ड्रग्स है, इनका कुछ जो नॉर्मल मेडिकेशंस होती है जैसे खांसी जुकाम, इन सब में नहीं यूज होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस है जैसे यूरिनरी रिटेंशन हो गया, उनमें यूज होता है। और ज्यादातर केसेस में हमें ये देखा गया है कि इन ड्रग्स से हमारे पास टॉक्सिसिटी काफी ज्यादा होती है। सो टॉक्सिसिटी से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे मैं नोट डाउन कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में और लिखने में आसानी हो सके। सबसे पहले हमारे पास है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है एट्रोपिन। एट्रोपिन एक तरीके का आपका एंटी कोलिनर्जिक ड्रग भी होती है, जिसको हम अगली वीडियो में डिस्कस आउट करेंगे कोलिनोलाइटिक्स में। एट्रोपिन का यूज हम ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में करते हैं, किसमें करते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग।
नेक्स्ट बात करें कि हम एट्रोपिन 80 प्लस नियोस्टिग्मिन, जो कि हमारी एक वाटर सॉल्युबल ड्रग है और इरिवर्सिबल एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग है, सॉरी रिवर्सिबल रिवर्सिबल, इसका यूज हम करते हैं कोबरा बाइट की पॉइजनिंग में। किसमें? कोबरा बाइट की पॉइजनिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइसोस्टिग्मिन। फाइसोस्टिग्मिन का यूज एक हमारे पास लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, टर्शियरी अमीन डेरिवेटिव है, नियोस्टिग्मिन क्वाटरनरी अमीन डेरिवेटिव है। तो फाइसोस्टिग्मिन का हम यूज कहां पे कर रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, फाइसोस्टिग्मिन का यूज कहां पे किया जा रहा है हमारे पास? एट्रोपिन की पॉइजनिंग में, कि अगर धतूरे से आपको पॉइजनिंग हो जाए तो हम किसका यूज करेंगे? फाइसोस्टिग्मिन का। नेक्स्ट अगर हम बात करें मशरूम पॉइजनिंग में की, तो मशरूम या फिर मस्करैन पॉइजनिंग की, तो हम यूज करते हैं थायोटिक एसिड। क्या यूज करते हैं? थायोटिक एसिड। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लर्न करते रहिए, समझते रहिए, आसानी से पढ़ते रहिए, कीप एंजॉइंग एंड